जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगेन क्वेश्चन पिकअप किया हुआ CCR नेट मैथ का 2017 दिसंबर का सी पार्ट का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन थे उस समय और एक क्वेश्चन जो है बी पार्ट का था। तो बी पार्ट का इसके पहले ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स में हमने सॉल्व किया। अब यहाँ 2017 का हमने 2 क्वेश्चन पिकअप किया। दिसंबर में 2 क्वेश्चन आए थे और ये 4.75 मार्क्स का था। तो इससे इसके इम्पॉर्टेंस को समझा जा सकता है। इनफाइनाइट सीरीज़ का मीनिंग नियर अबाउट ये 10 मार्क का ये और 2 मार्क का ये नियर अबाउट हमारा हो गया 12 मार्क का क्वेश्चन केवल इनफाइनाइट सीरीज से है। और CSIR नेट में 12 मार्क्स बड़ा माने रखता है। तो चलते हैं देखते हैं। अच्छा, 2017 दिसंबर में जो पार्ट सी का जो इनफाइनाइट सीरीज का जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में कोई बहुत दम नहीं था। कुछ एक रिजल्ट पे चीज़ें आधारित थी, बाकी सब चीज़ें एज यूजुअल थी। जैसे इनफाइनाइट सीरीज में कोई एकेडमिक स्तर की चीज़ों को पढ़ रहा है तो इसको ईजी वे में वो सॉल्व कर सकता है। ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। जैसे हम लोग यहाँ क्वेश्चंस ये जो ये है इवेलुएट, ये चीज़ शुरू कर रहे हैं। बहरहाल ये क्वेश्चंस इनफाइनाइट सीरीज का है, बट ये जो यूज है इसका ना वो डिफिनिट इंटीग्रल का है। कि हमें पता है कि जो सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट जो सीरीज है उसका सम हम डिफिनिट इंटीग्रल्स के रूप में लिखते हैं। कैसे उसको देखें। एक रिजल्ट ये कहता है 2017 दिसंबर का जो पार्ट सी का एक क्वेश्चन है, इवेलुएट लिमिट दिस समेशंस के वेरी फ्रॉम 0 to n अपॉन k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसकी वैल्यू क्या होगी? π/2 होगा, पाई होगा, थर्ड है π/8 होगा, 4 है π/4 होगा। क्या होगा ये चीज़ देखना है। तो चलते हैं देखते हैं। एक रिजल्ट ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव समेशन r वेरी फ्रॉम, अच्छा कहीं से भी हो सकता है। ऐसे मान लीजिए हम 0 to n नहीं लिख दें, 1 to n भी हो सकता है, 2 to n हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1/n इंटू f ऑफ r/n। अगर ऐसा कोई चीज़ लिखी हुई है, मीनिंग कि अगर मुझे इसकी लिमिट अगर निकालनी है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो होता है ना वो इंटीग्रेशंस की मीनिंग हो जाती है। और उसके बाद डिफिनिट इंटीग्रल की लिमिट हो गई a to b। अच्छा, a to b कैसे निकालते हैं, लोअर और अपर लिमिट, उसके कंसेप्ट की अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं। अच्छा, 1/n को मैं dx लिखता हूँ और r/n को x, तो ये हो जाता है f ऑफ x dx। तो यहाँ जो हम लोग यूज करते हैं 1/n जस्ट लाइक एज ए dx, ये हो जाता है। और r/n की जगह हम लोग x लिखते हैं। अच्छा, यहाँ a और b कैसे निकालते हैं, यहाँ थोड़ा कंसेप्ट यही है बस। बाकी ये चीज़ें तो एज यूजुअल हो गई कि अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस डिफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है। अब यहाँ लिमिट का थोड़ा टेक्निक है कि लिमिट हम लोग कैसे निकालते हैं, उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है पहले इस फार्म को हम इस फार्म में उसको लिखना चाहेंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चंस में। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव समेशन k वेरी फ्रॉम 0 to n अपॉन k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ r गिवन है तो r लिखने क्या फ़र्क पड़ता है। k वेरी फ्रॉम 0 to n तो r वेरी फ्रॉम 0 to n ले लें, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको हम एज इट इज ऐसे लिखने चाह रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं बस। k है तो मैंने r लिख दिया, r वेरी फ्रॉम 0 to n अपॉन, अच्छा अब यहाँ k है और k को हमने रिप्लेस r से किया है तो r स्क्वायर बाई n स्क्वायर हो जाएगा दिस। ये बात मेरी हो जाएगी। अच्छा, अब इसको मैं यूँ लिखूँगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, इस फार्म में होना चाहिए 1/n ये होना चाहिए। उसके बाद इसका जो एक्सप्रेशंस है वो r/n के टर्म का होना चाहिए। तो बाई n होना चाहिए। तो मैं यहाँ से जो n स्क्वायर है उसको मैं कॉमन लेने जा रहा हूँ। तो ये हो गया n। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस r/n ये होल स्क्वायर हो जाएगा दिस। ये यूँ हो गया। अच्छा, ये n से n कैंसिल हो गया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1/n इंटू 1 अपॉन 1 प्लस r/n स्क्वायर। ये मेरी बात हो गई, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब चलिए कंपेरिजन कर लीजिए, यहाँ से देख लीजिए इससे और यहाँ से
कि ये 1/n यहाँ है, 1/n यहाँ है, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ आर एन की जगह हमारा क्या है, ये टोटल चीज़ मेरी एफ ऑफ आर एन है। तो हियर अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो एफ ऑफ आर बाई एन क्या हुआ, व्हाट इज द एफ ऑफ आर बाई एन। एफ ऑफ आर बाई एन जो हुआ यहाँ 1/1 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर, इसका फंक्शंस लिखना है। और आर बाई एन इज इक्वल टू एक्स होता है, ऑलरेडी यहाँ मेंशन है इस रिजल्ट में। अगर कोई इस फार्म का है तो आर बाई एन इज इक्वल टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरी बात हो गई यहाँ। अब यहाँ ए और बी की बात करनी है, तो ए क्या होता है, ए के लिए यूँ लिखते हैं, लिसनर यहाँ इस चीज़ को ध्यान दें क्योंकि अक्सर स्टूडेंट यही कंफ्यूज हो जाते हैं। ए इज इक्वल टू लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, जो समेसन का जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ द समेसन, फर्स्ट टर्म ऑफ समेसन, थोड़ा यहाँ इसको इधर लिख दें। यहाँ जो ए है, ए इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव फर्स्ट टर्म ऑफ समेसन अपॉन n। और लिसनर जो इसको सीरियस वॉच कर रहे हैं इस चीज़ को नोट कर लें, क्योंकि वहाँ ए और बी लिमिट निकालने में ही देखने में आता है कि जनरली जो बिगिनर स्टूडेंट्स है बहुत ज़्यादा गलती करता है। अच्छा, अच्छी खासी तैयारी करने वाले भी लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ वो बात थोड़ी टेक्निकल चीज़ है जो फंस जाती है। अब यहाँ इस चीज़ को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, तो अगर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई तो यू हैव नो एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसको सीरियसली वॉच कर रहे हैं तो यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं, सॉरी यहाँ एक चीज़ तो छूटा रह गया ना, समेशंस। ये हमारे लिमिट के बाद यहाँ जो है ना समेशन है, दिस समेशन। अच्छा, समेशन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यही चीज़ छूट गई। यहाँ k 0 है तो हमने r में लिखा है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटिव और r वेरी फ्रॉम 0 टू n, दिस ये हो गया। k वेरी फ्रॉम 0 टू n था, जब k की जगह मैं r लिखूंगा तो r वेरी फ्रॉम 0 टू n हो जाएगा, बाकी चीज़ तो वही रहेगी। अब यहाँ भी हमारा हो जाएगा समेसन r वेरी फ्रॉम 0 टू n 1/n इंटू दिस, ये हो गई मेरी बात, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ द समेसन। ये जो समेशंस जो आप लिखे हैं कहाँ से स्टार्ट है, वो मेरा यहाँ फर्स्ट टर्म है। दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड हियर, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में देना है। अगर ये चीज़ ध्यान में है आपको, ये फर्स्ट टर्म ऑफ द समेशंस का यहाँ क्या मतलब है, फर्स्ट टर्म ऑफ द समेशंस का मतलब ये है कि यहाँ जो r की जो पहली वैल्यू है ना फर्स्ट, वो है, तो r की फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट पहली वैल्यू जो है r की, r इज इक्वल टू 0 है। हो सकता है किसी केस में r इज इक्वल टू 1 आ जाए, r इज इक्वल टू 2 आ जाए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो चीज़ें क्वेश्चन पे डिपेंड करती हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फर्स्ट टर्म ऑफ द समेशन, मतलब 0/n। अच्छा, 0/n का मतलब 0 हो गया। तो जो लिमिट जो होगी, मतलब जब हम फार्म में लिखेंगे इस फार्म में, डिफिनिट इंटीग्रल के फार्म में, तो ये वहाँ 0 हो गया, दिस। अच्छा, b कैसे निकालते हैं, b में मेरी बात क्या होती है, b इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव फर्स्ट टर्म, मतलब यहाँ हम लिखते हैं nth टर्म, nth टर्म ऑफ सीरीज, जनरल टर्म। nth टर्म की जगह हम जनरल लिख दें तो वो थोड़ी बात अच्छी रहेगी। जनरल मतलब वो यार कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, वो यही मीनिंग है। जनरल टर्म r हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जनरल टर्म ऑफ सीरीज अपॉन n, वही है। अच्छा, जनरल टर्म ऑफ द सीरीज यहाँ क्या है, लास्ट, यहाँ मतलब समेशंस का ये जो लास्ट में यहाँ लिखा हूँ उसी का यहाँ जो है जनरल टर्म से मीनिंग है। तो r का यहाँ वेरिएशन 0 से शुरू हुआ है फर्स्ट, और लास्ट कहाँ तक गया, n तक। हो सकता है किसी क्वेश्चन में n-1 तक चला जाए, n-2 तक चला जाए, राइट। कोई ज़रूरी नहीं है कि n में हो, यहाँ n-1 भी हो सकता है, n-2 भी हो सकता है, तो फिर यहाँ n-1 लिखना पड़ेगा, n-2 लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने nth टर्म वहाँ नहीं लिखा है, जनरल टर्म मैंने लिखा है। चाहे nth टर्म लिखें कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव फर्स्ट टर्म का मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, और b का मतलब जो मैं ये टर्म की बात करने जा रहा हूँ कहाँ तक गया है, बस, नथिंग टू द एल्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो जनरल टर्म ऑफ द सीरीज क्या है, वहाँ n है, और n अपॉन n इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जो b की वैल्यू है वो मेरी 1 हो गई, दिस। अच्छा, 1/n की जगह dx लिखेंगे, 1 अपॉन r/n की जगह x है, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, एंड दिस इज द dx।
अब अगर हम इसका इंटीग्रेशंस निकालने जाएं तो फिर तो अब ये चीज़ें ईजी हो गई। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है सबको पता है, स्कूल स्तर से ही ऑलरेडी 11th-12th स्तर से ही सब लोग सीखे रहते हैं कि दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ द व्हाट tan इनवर्स एक्स। तो मीनिंग ये है कि ये जो इसका इंटीग्रेशन होगा दिस इज़ द यानी जो मैं वैल्यू ये निकाल रहा हूँ समेसन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेसन r वेरी फ्रॉम 0 to n अपान r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अच्छा के लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये जो वैल्यू आएगी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x 0 to 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 1 सबको पता है π/4 होता है, tan इनवर्स 0 0 हो जाता है। तो फिर तो इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, जो दम होना था बस ये था ए और बी में, क्योंकि अक्सर देखने में आता है और जहाँ तक हमने देखा है कि स्टूडेंट इस चीज़ को लिखने में वो फंस जाता है, बाकी चीज़ें तो सेटिंग हो जाती है बट ए और बी जो लिमिट जहाँ लिखने की बात होती है दैट इज़ ए प्रॉब्लम हियर। तो उस लिमिट के लिए हमने एक रिजल्ट की यहाँ बात कर दी कि ये भी आप कैसे निकालेंगे। तो अगर ये चीज़ें आपको ध्यान में है तो फिर यूँ चुटकी बजाते ही लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप निकाल देंगे, क्वेश्चन किसी तरीके से बनाया जाए। तो π/4 होगा, और देखिए यहाँ 4 में π/4 लिखा है, ये भी इसका CSIR वालों की गेम रहती है। अच्छा ये पार्ट सी का था तो एक से ज़्यादा हो सकते थे, बट दिस इज़ द वेरी ईजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ 2017। सबसे हमारी नज़र में सबसे इजी क्वेश्चन सी पार्ट्स का बना था, क्योंकि जनरली सी पार्ट्स में एक से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं जो ट्रू होते हैं, बट यहाँ तो एक ही है, तो फिर तो यहाँ 4 ही सही है। दिस 4 ईयर वैल्यू पूछा था कि व्हाट इज़ द वैल्यू, एक से ज़्यादा तो यहाँ होगी नहीं है दिस, तो π/4 है, बाकी सब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मेरा गलत है, 4 ऑप्शन इज ट्रू ईयर। अब देखते हैं इस क्वेश्चंस को, देखते हैं ये जो क्वेश्चंस पूछा गया इसमें देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्वर्जेंट, यानी यहाँ सीरीज की बात कर रही है कि कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है, और इस क्वेश्चन में भी कुछ दम नहीं था, बड़ा वो कुछ एकेडमिक टाइप का क्वेश्चन ये बना हुआ था। जैसे जनरली हमारे जो देश में यूनिवर्सिटीज़ के जो क्वेश्चन पेपर हायर लेवल मैथमेटिक्स के सेट होते हैं कुछ ऐसे ही सेट होते हैं, इसमें भी कोई बहुत दम नहीं है क्योंकि यहाँ तो कुछ डायरेक्ट रिजल्ट की बात की गई है। अच्छा क्वेश्चन रहता भी है कि सब क्वेश्चंस तो बिल्कुल टफ ही नहीं बनाए जाते, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं भाई, होने भी चाहिए। क्या है क्वेश्चंस कि सीरीज दी हुई है, 4 सीरीज दी हुई है, उसमें कौन कन्वर्जेंट है, हमें इसका टेस्ट करना है, ये पता करना है। अच्छा अगर यहाँ 3 और 4 ऑप्शंस को देखें तो दीज आर द डिपेंड्स ऑन ए रिजल्ट, इस रिजल्ट पे डिपेंड है। रिजल्ट्स ये होता है कि ये जो सीरीज है हमारी समेसन n वेरी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, n के यहाँ 2 कर देना, 1/n log n रेज टू द पावर p इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होता है। इफ़ एंड ओनली इफ लिखें या इफ़ लिखें बात कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलिए इफ़ ही लिखा है तो हम भी इफ़ ही लिख देते हैं, इफ़ p ग्रेटर देन 1। अच्छा ये डाइवर्जेंट होती है, ये लॉगरिथमिक सीरीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये दिस, जैसे p टेस्ट की बात आती है यहाँ भी वही है। तो ऑप्शंस अगर 3 को हम देखें तो फिर वो डाइवर्जेंट हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस p की वैल्यू 1 है, यानी 1/n log n जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट नहीं हो सकती है पक्का, बाय दिस रिजल्ट दिस इज द डाइवर्जेंट। तो ऑप्शंस जो मेरा 3 है वो कैंसिल हो गया, ये कन्वर्जेंट नहीं होगी, और मुझे कन्वर्जेंट की ही तलाश करनी है कि जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उस 4 ऑप्शंस में कौन कौन से कन्वर्जेंट हैं, उनको मुझे छांट के लिख देना है। अच्छा इसके ये भी बात कर ली जाए लगे हुए। अच्छा अब ये डिपेंडिंग है, इस पर डिपेंडिंग है, और एज वो कंपैरिजन टेस्ट पर भी है। कंपैरिजन टेस्ट इन द सेंस ये है कि वही लेस देन ग्रेटर देन हमने देखा, अभी बहुत जितने हमने क्वेश्चंस लगाए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस ना इस पे आ जाते हैं, समेसन an और ये समेसन bn, इस टाइप पे आ जाते हैं, ऐसा आ जाए या ऐसा आ जाए दिस। अब ये जो नेचर है ना bn पे डिपेंड करेगा, अगर ये bn कन्वर्जेंट है तो फिर ये कन्वर्जेंट है। अच्छा अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज है तो मैं बात दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ क्या होगा, अगर ये डाइवर्जेंट है तब भी मैं बात नहीं कह सकता हूँ, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये पक्का कन्वर्जेंट होगा। मतलब हमने ये देखा
कि बहुत सारे जो CSIR नेट गेट के जो क्वेश्चंस हैं IIT एग्जाम के, बहुत सारे क्वेश्चंस इस इनक्वालिटी पे बनते हैं, इस रहस्य पे बनते हैं। हमेशा एक ऑप्शन इसमें रहना ही रहता है। जैसे यहाँ देखिए अभी ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके पीछे भी डिस्कस किया हुआ है। ये सबको पता है कि log 1 + 1/n लेस देन log ऑफ n। अच्छा, n ग्रेटर देन 2, ठीक है, है ये फॉर ऑल, ये बात हो गई। और मुझे 1/n की तलाश है, तो अगर 1 करेंगे, अच्छा ये सब पॉजिटिव होने जा रहा है ना, तो फिर ये इनक्वालिटी भी चेंज हो जाती है, सबको पता है। अगर मैं उलट दूं तो इनक्वालिटी भी उलट जाएगी, तो लेस है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगी। अच्छा, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होती है, वही रहती है, सबको पता है। अब मुझे यहाँ 1/n चाहिए, तो 1/n से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मीनिंग है अगर मैं n से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 1/n से, तब भी इनक्वालिटी वही रहेगी। तो इसी मीनिंग ये हो गई कि समेशन 1/n log ऑफ 1 + 1/n ग्रेटर देन समेशन 1/n log n। अच्छा, अभी हम जानते हैं और अभी हमने प्रूफ भी किया भाई, जो लॉगरिथमिक जो मेरी सीरीज है, दिस सीरीज इज द डाइवर्जेंट। अच्छा, अब ये सीरीज जो है डाइवर्जेंट सीरीज से ग्रेटर है, तो मतलब क्या हुआ, सीधा सपाट हो जाता है कि अगर कोई सीरीज किसी डाइवर्जेंट सीरीज से ग्रेटर है और इक्वल है, तो मीनिंग वो जो सीरीज है मेरी, वो सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है। तो दिस सीरीज इज द वो सीरीज मेरी डाइवर्जेंट है, तो इसकी मीनिंग हो गई कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। मुझे कन्वर्जेंट की तलाश है, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये डाइवर्जेंट है। तो ये जो ऑप्शन 4 भी था, ये भी कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हियर। उसके बाद इस ऑप्शंस को अगर देखा जाए तो इसमें ये है समेशन इस n⁻⁻², 2⁻n को मैं लिख सकता हूँ समेशन 2⁻n/n²। दिस पहले ऑप्शंस को भी साथ साथ ले लें, समेशन n²। अब यहाँ 2⁻n है, तो इसको लिख सकते हैं समेशन n²/2⁻n। अच्छा, एक बार हमने ऐसे क्वेश्चंस को लगाते वक्त एक बात भी बार हमने की है, वो ये बात की है कि जब भी सीरीज के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टेस्ट की बात आए ना, तो ये आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। पहली बात ये बनना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस देखे जाते हैं ना कि यही रिजल्ट डिस्कार्ड कर देता है। और ये जो हमारे इस टाइप के जो सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं, जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप्स की बातें हैं, उसके लिए बड़ा एक क्या है, मेन जो है लूप होल है ये, कि हमें तो प्रूफ नहीं करना है कि वो सही है या नहीं, बट ये देखना है कि किसी कीमत पे वो सही नहीं हो सकता है। जैसे अगर सीरीज कोई कन्वर्जेंट है तो ये 0 होना चाहिए, अगर ये 0 नहीं हुआ तो सीरीज पक्का कन्वर्जेंट नहीं हो सकती है। लेकिन ये बात कि अगर ये 0 है तो मैं बात दावे के साथ नहीं कहूँगा कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं, कन्वर्जेंट होने की संभावना बनेगी। लेकिन अगर ये 0 नहीं हुआ, नॉट इज इक्वल टू 0, तो बात दावे के साथ कही जाएगी कि वो सीरीज किसी भी कीमत पर डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो हमेशा जब भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट किया है तो लिसनर्स को इस बात को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये इसको भी वो ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाते हैं और मैं यहाँ उसका हेल्प लेने जा रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ ये लिखूँ, इस वाले केस में लिमिट निकालूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2⁻n², तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, 0 नहीं होगी, 0 होना ही नहीं है। आप निकाल लीजिए इन्फिनिटी बाय एल हॉस्पिटल रूल से, ये तो नीचे फिनिश हो जाएगा, बट ये तो ऑलरेडी 2⁻n रहेगा। मतलब ईजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज द इन्फिनिटी बियर बाय एल हॉस्पिटल रूल। देख लीजिए, डिफ्रेंशिएट करिए n के रिस्पेक्ट में, तो 2⁻n इंटू log 2/2n। अगेन करिए, एक बार और कर दीजिए, तो 2⁻n इंटू 2⁻n का तो 2⁻n ही रहेगा, log 2 रहेगा, तो log 2 का मेरा यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा ये। अच्छा, n अगर इन्फिनिटी की ओर टेंड होगा तो कांस्टेंट है, तो इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, ये 0 नहीं हो सकता है, मतलब नॉट इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 नहीं हुआ, मीनिंग मेरी ये जो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un जो मैं निकालूंगा ये 0 नहीं हुआ, और कन्वर्जेंट होने की ये शर्त है पहली कि इसको u1 को 0 होना पड़ेगा, अगर नहीं है तो सीरीज किसी भी कीमत पे कन्वर्जेंट नहीं होगी, तो फिर ऑप्शन 2 मेरा डिस्कार्ड हो गया। अच्छा, एक ऑप्शन तो सही होगा ना, ऐसा तो होगा नहीं किसी ऐसे देंगे नहीं, कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ऑप्शन ट्रू ना हो, ऐसे देखने में आता है, आ जाते हैं क्वेश्चंस, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, होता रहता है ये सब एग्ज़ाम्स का एक भाग है, ऑलरेडी उसमें सब चीज़ें चलती रहती हैं।
तो फिर 2 कैंसिल्स, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल्स, तो 1 तो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। दिस इज़ द ट्रू ईयर। बट मेरा यहाँ उद्देश्य तो इस टाइम बनाने का जो वीडियो लेक्चर इस इनफाइनाइट सीरीज़ पे ये थोड़ी है कि दिस इज़ द राइट ईयर, हमें उस चीज़ को प्रूफ करना है। मेरा उद्देश्य भी यही है। तो हम प्रूफ करेंगे कि ऑप्शन फर्स्ट जो है ट्रू है। अब कैसे ट्रू है देखते हैं। इसके लिए बड़ी इजी चीज़ें हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि जो बिगिनिंग जो चीज़ें हैं, जैसे हम लोग सीखते हैं इनफाइनाइट सीरीज़ में कन्वर्जेंट टेस्ट करना, तो हम लोग पहले डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट पे आ जाते हैं। और बड़ी कॉमन चीज़ें हैं ये, अक्सर ये चीज़ें लगाई जाती हैं, देखी जाती हैं। तो यहाँ भी वही मुझे करना है, यहाँ कोई ट्रिक नहीं है, बस सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ कि डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट ये कहता है, व्हाट इज़ द डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un+1 अपॉन un, अगर ये लेस देन 1 है तो ये जो सीरीज समेशन un की आप लिख रहे हैं कन्वर्जेंट होगी। अच्छा, यहाँ एक शर्त है, और इस शर्त को बार बार मैं बोलता रहता हूँ। शर्त वो है कि ये पॉजिटिव टर्म्स ऑफ द सीरीज होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए। तो पॉजिटिव टर्म ही है यहाँ, निगेटिव तो होना ही होना नहीं है, क्योंकि सब नेचुरल नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं। चलिए निकालते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un+1 क्या होगा, होगा n+1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये n स्क्वायर 2n का मतलब हुआ n स्क्वायर, un तो यही है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n, तो अपान हो जाएगा 2n+1 होल डिवाइड अपान un, और un का मतलब n स्क्वायर अपान 2n। इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n+1 अपान n होल स्क्वायर, ये हो गया इंटू 1 अपान, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा, अब इसकी अगर लिमिट की वैल्यू निकाली जाए तो फिर ईजी हो गया। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1+1/n ये होल स्क्वायर इंटू 1/2। ये मेरी बात हो गई है। अच्छा, अब तो इसकी वैल्यू जो होगी 1/n 0 हो जाएगा, n इन्फिनिटिव की ओर टेंड करेगा, दिस वैल्यू इज 0 ईयर, तो 1 बचेगा यहाँ। तो मतलब फाइनली जो वैल्यू आएगी मेरी कि व्हाट 1/2 आएगी दिस। अच्छा, 1/2 लेस देन 1 सबको पता है, और डी-एलेम्बर्ट्स साहब ये कहते हैं अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। अच्छा, होना भी था, एक तो कन्वर्जेंट मिलनी थी, बट हमने इसको प्रूव किया कि दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट। अच्छा, ये देखिए यहाँ सीधा पहला ही डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का, ये डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट पे ये क्वेश्चन आ गया। तो ये जो क्वेश्चन था ना, तो बिल्कुल लगा जैसे एकेडमिक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को CSIR वाले ने ही उतार दिया था। तो 2017 के जो क्वेश्चंस रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज़ के 3 क्वेश्चंस थे, एक बी पार्ट में था, 2 सी पार्ट्स में थे। इसमें कोई बहुत दम नहीं था, बट इनके पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट थी वो हमने पूरी बात की। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, उसका हम बखूबी जवाब देंगे। अब आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम जो आगे का है 18, 19, 20 के जो भी क्वेश्चन आए इनफाइनाइट सीरीज़ पे, वो सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।